हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो अपन स्टडी कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर और कुछ मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अपन ने स्टडी करी थी, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी वैल्यू आ सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक। उसके बाद अपन ने देखा था जो मॉलिक्यूलरिटी है, किसी भी रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 0, 1, 2 कुछ ऐसा हो सकता है, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। और वैल्यू बियॉन्ड 3 नहीं हो सकती, बहुत रेयर है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। अब क्या करना है अपने को, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस अपने को स्टडी करनी है जो अपने सिलेबस में है। वो कौन कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो पहले अपन स्टडी करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये पूछो कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप बात समझ ही गए होंगे, जैसे अपने प्रीवियस में लिखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। लेट्स से कि कोई भी आपने रिएक्शन लिखी ए टू बी, ठीक है। आपने रिएक्शन लिखी ए टू बी। अगर अपन इसका इस रिएक्शन के लिए रेट लो लिखें, और रेट लो लिखें तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो कुछ इस तरीके से आ जाए, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर अपन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट टू पावर जो भी उस रिएक्शन का ऑर्डर आता है। ऑर्डर इस रिएक्शन का अपन कितनी बात कर रहे हैं? जीरो। ऑर्डर जीरो है तो इसके लिए अपन कितना लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इसका लिख सकते हो कि इस रिएक्शन का जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा? के। अब के क्या है? कांस्टेंट है। के कांस्टेंट, तो इस रिएक्शन का थ्रू आउट द रिएक्शन जो रेट है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंसंट्रेशन टू पावर कितना लिखा आपने? जीरो लिखा, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि रेट कितना रहेगा? थ्रू आउट द रिएक्शन रेट विल बी कांस्टेंट एंड रेट विल बी इक्वल टू के। अगर रेट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लाइक आपने रिएक्शन लिखी, ठीक है, इसका एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, 2HCl, तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जनरली इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जो किसी कैटलिस्ट की सरफेस पे होती है ना, जैसे आपने कोई लिखा कैटलिस्ट सरफेस पे, जो कैटलिस्ट सरफेस पे होगी जनरली वो रिएक्शन कैसी होती हैं? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन थी वो आपने लिख दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके की होगी कि रेट कितना रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब बात ये आती है कि सर क्वेश्चन में हमें जब भी कोई रिएक्शन दी होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी रिएक्शन को देखकर अपन उसके ऑर्डर का आइडिया नहीं लगा सकते कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो क्वेश्चन में जब भी अपने को दिया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फिर अपने को उस रिएक्शन का ऑर्डर दिया होगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ये है, ठीक है। ऑर्डर नहीं दिया होगा तो क्या चीज दी होगी वो अपन देखेंगे, बट आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी कि इनफाइनाइट टाइप ऑफ रिएक्शन है इस तरीके के केमिस्ट्री में, तो अपन हर रिएक्शन का ऑर्डर याद नहीं रख सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, जो भी है। तो ठीक है, उसके लिए अपने को रिएक्शन का जो भी है वो दिया होगा। अब इस रिएक्शन का जो रेट है वो अपने को बता दिया कि इस रिएक्शन का रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इस रिएक्शन को अगर अपन मैथमेटिकली अप्लाई करें कि जैसे आपने रिएक्शन लिखी, ठीक है, A2B या A2 कुछ भी आपने इस तरीके से लिख दी, A2 प्रोडक्ट। अब A2 प्रोडक्ट लिख दिया। अगर आपका टाइम t0 पे, टाइम t0 पे इसका कंसंट्रेशन में लिख दूं कितना? A, और एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? A माइनस एक्स, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? x। अब इस रिएक्शन के लिए अपन डिफरेंशिएट रेट लो लिखें। अगर अपन रेट लो की बात करें तो रेट लो अपन कैसे लिखेंगे कि माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में अपन कितना लिखेंगे? k, और a टू पावर कितना लिखोगे? 0 लिखोगे, ठीक है। तो अगर अपन इसको ऐसा लिख दें माइनस d, किसी भी टाइम t पे अप्लाई करें तो ये आप लिख सकते हो a माइनस एक्स, और इक्वल टू कितना? dt इक्वल टू k। ये आपने लिख दिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आएगी माइनस dA अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब ये a तो कांस्टेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कांस्टेंट का चेंज तो कितना हो गया? 0। तो आप लिख सकते हो dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाएं अपन, तो आप ऐसा लिख सकते हो dx इक्वल टू कितना लिख दोगे? आप लिख दोगे dx इज इक्वल टू k dt।
अब dx की वैल्यू अपन लिख देंगे, स्टार्टिंग में x कितना होगा 0 और कितना होगा x और टाइम की लिमिट कितनी 0 to t। तो dx का इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x, 0 से x लिमिट पुट करोगे, 0 से x लिमिट पुट करो ये आ गई, k dt का इंटीग्रेशन कितना t होगा और ये कितना 0 to t। तो इसको सोल्व किया आपने तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के टी। ध्यान रखना ये जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन आ गया अपने पास x इज इक्वल टू के टी। अब x इज इक्वल टू जो के टी आ गया, ये k क्या है, ठीक है ध्यान रखना, k क्या है रेट कांस्टेंट, x क्या चीज थी कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया था, और t क्या चीज थी, t थी अपने पास कितने टाइम t में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू के टी, तो ये है अपना जीरो ऑर्डर के लिए। तो x इज इक्वल टू के टी, तो यहाँ पे x क्या चीज है, x है जितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट किया दैट इज x, ठीक है, k रेट कांस्टेंट और t कितने टाइम में अब उसका अमाउंट उतना रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये है अपना x इज इक्वल टू के टी। अब देखते हैं कि x इज इक्वल टू के टी लिख दिया, जैसे आपने लिखा था कोई भी रिएक्शन के लिए कि A2 कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया था A, टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन कितना था A माइनस एक्स, और ये कितना था इसका कंसंट्रेशन, ये कितना था भाई, ये कंसंट्रेशन था x। अब आपने डिफरेंशिएट करके इसका रेट रोल लाके आप ये ले आए अपन कि x इज इक्वल टू के टी, x अमाउंट कंज्यूम हो गया। अब इस रिएक्टेंट का अमाउंट जो था वो कितना बचा, अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसका आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t रिमेनिंग आउट ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो अपन कितना लिखेंगे a माइनस एक्स। तो ये आप लिख सकते हो रिमेनिंग अमाउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो a माइनस एक्स। तो रिमेनिंग अमाउंट इसका इनिशियल अमाउंट कितना था a, रिएक्ट कितना किया x, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट x इज इक्वल टू के टी लिखना आपने, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी के टी, और आप यहाँ से फाइंड कर लोगे कि रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा a माइनस एक्स। तो रिमेनिंग अमाउंट अगर मैं इसको सी टी लिख दूँ, इसको लिख दें अपन सी टी कि टी टाइम पे कितना होगा, तो सी टी की जो वैल्यू है या ए टी की वैल्यू लिख दें अपन, तो ए टी कितना होगा, इनिशियल कितना लिख दें सी नॉट जो इनिशियल होगा, ठीक है, माइनस एक्स, एक्स कितना के टी, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो टी टाइम पे ए टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, एक्स कितना के टी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो टी टाइम पे पूछेगा तो अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से अपन ने ड्राइव कर लिया। अब देखते हैं, अब पहली टर्म आती है इसकी हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है कि वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का क्या हो जाए आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, ठीक है। टाइम इन विच half amount of reactant reacts, ठीक है, कि ऐसा टाइम जिसमें हाफ अमाउंट रिएक्टेंट का क्या कर जाए रिएक्ट कर जाए। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि इस टाइम पे आधा अमाउंट रिएक्ट कर जाए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/2। अब x की वैल्यू a/2 आ गई तो आप यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हो a माइनस a/2 इज इक्वल टू k, और यहाँ पे आप लिख दोगे t हाफ लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से a/2 इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आ गई k इंटू टी हाफ, और अगर यहाँ से आपने टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट की तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी a/2k। तो ये आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू कितनी आती है a/2k, या फिर आप बोल सकते हो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हो गया अपना जीरो ऑर्डर के लिए कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका अपन यूज करेंगे इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का, वो अपन देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ठीक है भाई, अपना टी हाफ आ गया था, टी हाफ अपना कितना आया था, टी हाफ था अपना
टी हाफ अपने लिखा था A/2K, ये अपने लिखा था टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ टाइम इसको अपन बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम का मतलब कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट का हाफ अमाउंट क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। ठीक है, अब सेकंड अपन लिखते हैं, ठीक है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम को अपन क्या लिखते हैं, T 100%। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम को अपन क्या लिखते हैं, T हाफ को ऐसा भी लिखा जाता है ना, T 50%, यानी कि आधा अमाउंट रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि T 50%। और जीरो ऑर्डर के लिए जो T 50% आता है वो कितना आता है, याद रहे ये फॉर्मूला A/2K। अब अपन देखते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम में मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाए भाई, x की वैल्यू, x कितना रिएक्ट कर जाए, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाए, a आ जाएगी, कि x पूरा जो है अमाउंट वो क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो x की वैल्यू a आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, x = KT, तो a = K और t कितना, T 100%। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने लिखा T 100%, तो T 100% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई A/K। ठीक है, अब T 100% की वैल्यू आ गई A/K। अब आप दोनों को कंपेयर करो कि T हाफ और T 100%, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कुछ रिलेशन आएगा आपके पास, वो ये आएगा कि T 100% जो आता है दैट इज ट्वाइस ऑफ T 50%। ठीक है, T 100% = ट्वाइस ऑफ T 50%। वो किसके लिए आ गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बात ध्यान रखना कि ये जो अपन बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो और आप डायरेक्ट बोल दो कि T 100% = ट्वाइस ऑफ T 50%। अगर ऐसा होगा तो वो किसके लिए होगा, ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही ये वैलिड होगा, सभी रिएक्शन के लिए ऐसा वैलिड नहीं होगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो टाइम आता है वो कैसा आता है, फाइनाइट टाइम आता है, कुछ फिक्स वैल्यू आएगी, है ना, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम आएगा, कुछ फिक्स डेफिनेट वैल्यू आएगी इसकी। तो ये अपने लिख दिया कि T 50% कितना आया, A/2K, यानी कि हाफ लाइफ टाइम। और T 100% जो आया वो कितना आ गया, T 100% आ गया A/K। A/K मतलब ये कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इन दोनों का जो रिलेशन था वो कितना था, T 100% जो था वो ट्वाइस ऑफ T 50% था। अब आपको कोई भी टाइम बोल दे 60%, 70%, तो आप मैथमेटिकली इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपको 60% बोला जाए तो उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, भी x इतना रिएक्ट किया। ठीक है, तो ये था अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला जो अपने ड्राइव किए। ठीक है, अब उसके बाद अपन लिखते हैं कुछ जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, अब जीरो ऑर्डर के लिए अपन स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अगर अपने से पहला पूछा जाए, फर्स्ट ध्यान रखना, रेट वर्सेज, ठीक है, ROR, रेट वर्सेज टाइम ग्राफ, रेट वर्सेज टाइम टी ग्राफ। तो रेट वर्सेज टाइम ग्राफ पूछा जाए अपने से, तो एक चीज ध्यान रखना, रेट और टाइम, जब ये दो ग्राफ पूछे जाएंगे तो रेट और टाइम में अपने को पहले रिलेशन पता होना चाहिए कि रेट और टाइम में क्या रिलेशन है। तो रेट और टाइम में क्या रिलेशन था, आपने देखा था कि जो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो कितनी वैल्यू थी, k के इक्वल थी। रेट ऑफ रिएक्शन कितना, k। अब k तो क्या रहता है, विद टाइम कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब जो रेट है वो भी क्या रहेगी, रिएक्शन की थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करना चाहें रेट का विद टाइम, तो रेट विद टाइम जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा, ध्यान रखना इसको, कि अगर अपन लिखें रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम, तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो वो इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ है ये। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट तो है ये, बट होगा क्या कि जब वो रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, तो आप सोचिए कि क्या उसके बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट चलता रहेगा या जीरो हो जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अपन इस तरीके से टाइम में चलता रहेगा, और उसके बाद अपन कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि फॉर वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ कुछ टाइम बाद
जो रेट का है वो कैसा हो जाएगा, जीरो। बट जब तक रिएक्शन चलेगी तब तक उसका क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो रेट इसका थ्रू आउट द रिएक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए दूसरा अपन लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जिसको अपन AT लिख सकते हैं या फिर आप CT लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, AT और CT विद टाइम, कि कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा। तो पहले इसका रिलेशन लिखते हैं। तो यही वैल्यू लिखी थी अपन ने, क्या लिखी थी, A माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, KT, सॉरी A माइनस एक्स, ये आपने वैल्यू लिखी थी किसकी, A, यानी कि अपन ऐसे लिख लेते हैं कि जो आपने AT की वैल्यू लिखी थी वो कितनी लिखी थी, A माइनस एक्स। ठीक है, तो AT की वैल्यू A माइनस एक्स लिखी और x की वैल्यू टाइम के साथ कैसे थी, ये आपने लिखा था x इज इक्वल टू KT। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं कि AT इज इक्वल टू A माइनस KT। अब अपने पास आ गया, अब देखो AT, ये तो कैसा लिख दिया आपने y, ये आपने क्या लिख दिया c, और ये क्या लिख दिया mx। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ जो आएगा वो मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा आता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगा ये ग्राफ। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं AT मतलब टाइम t पे A का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और विद टाइम। अब खुद सोचिए, इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो तो कितना है A, और इसका स्लोप कितना है माइनस के, ध्यान रहे स्लोप कितना है माइनस के, यानी कि टाइम t0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो AT की वैल्यू कितनी आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A नॉट, और इसका जो स्लोप है वो कितना है, इसका जो स्लोप आएगा कुछ इस तरीके से नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा। तो ये ग्राफ अपने पास बन गया। अब इसकी जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो तो कितनी है A नॉट, और इसका जो स्लोप है, ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा माइनस के। इस तरीके से ग्राफ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं कि स्लोप दे देगा ग्राफ का, इस तरीके से पूछ लेगा, के की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ग्राफ दे देगा उसका के दे देगा और अपने से स्लोप पूछ लेगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ठीक है, थर्ड अपन ग्राफ देखते हैं। टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A नॉट। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन लिखेंगे। तो अपन ने क्या लिखा था कि टी हाफ की वैल्यू कितनी थी भाई, टी हाफ की वैल्यू थी A नॉट बाई 2K। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया, y इज इक्वल टू mx। इंटरसेप्ट कितना आएगा, इंटरसेप्ट आएगा 0, और इसका स्लोप लिखोगे तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप तो इसका लिखेंगे अपन, स्लोप की वैल्यू कितनी 1/2K। तो स्लोप की वैल्यू 1/2K आ गई। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा वो भी। ठीक है, तो ये अपने लिख देते हैं टी हाफ y पे, और इस पे लिख देते हैं अपन इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A नोट, एंड टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका जो स्लोप आएगा इसको अपन लिख देते हैं tan थीटा, और इसका जो स्लोप होगा वो उसकी वैल्यू आएगी 1/2K। तो ये अपने ग्राफ बना दिए जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए ध्यान रहे किसका, यही अपन फर्स्ट ऑर्डर में अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे वही ग्राफ बनेंगे। तो फर्स्ट ग्राफ आपने जो पढ़ा वो किसका पढ़ा, पहला ग्राफ अपन ने पढ़ा रेट का विद टाइम, सेकंड अपन ने पढ़ा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम, एक्स की वैल्यू विद टाइम, एंड नेक्स्ट अपन ने पढ़ा टी हाफ। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ग्राफ पढ़े, तो जीरो ऑर्डर के फॉर्मूलाज पढ़े अपन ने। ठीक है, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। जीरो ऑर्डर का एक ही फॉर्मूला अपन ने इंपॉर्टेंट पढ़ा, वो क्या था जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला अपने पास कि x इज इक्वल टू KT, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि AT इज इक्वल टू कितना था A नॉट माइनस KT। तो ये यही पढ़े थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K। तो ये जीरो ऑर्डर के इतने ही काम की चीज़ें अपने, तो इतने से अपने जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर अपन ऐसे ही सिमिलर पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, चलिए इनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे।